हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एससी और एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आ गया है एक नया जजमेंट। तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम मिलते हैं मिस्टर ए से। मिस्टर ए जो कि एससी कैटेगरी के हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति हैं, और इन्होंने अनुसूचित जाति होने का रिजर्वेशन का इनको फायदा मिला इनकी पढ़ाई में, इनके जॉब में, और ये एक आईएएस ऑफिसर बन गए। अब एक मिस्टर बी है, ये भी एससी कैटेगरी के ही हैं, लेकिन एससी कैटेगरी के होने के बावजूद, इनकी पढ़ाई होने के बावजूद इनको ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं मिल पाया और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनको कोई भी जॉब इनके पास नहीं है, नो जॉब। ठीक है, अब दोनों एससी कैटेगरी के ही है और अब इनके बच्चे, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन आता है और नेक्स्ट जनरेशन में इनके बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिस्टर ए के बच्चे की। तो मिस्टर ए, ये अपना जो भी इनका सन या डॉटर है, तो इनके बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि इनके फादर के पास अच्छा जॉब था, तो इनको कोई भी इकोनॉमिक इशू नहीं हुआ, यानी कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये इनके पास पैसा अच्छा था, एजुकेशन भी अच्छा हुआ, इनकी स्टडीज़ अच्छी हुई क्योंकि इनके फादर जो है वो जॉब में थे, तो इनको पढ़ाई इनकी अच्छी हुई। बाहर इन्होंने पढ़ाई की, गांव देहात में रहकर नहीं, शहर में रहकर इन्होंने पढ़ाई की। भारत में सबसे अच्छे स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन मिस्टर बी जो कि एससी कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट है, ये सोशली ये बैकवर्ड है ना, सामाजिक रूप से ये थोड़े पिछड़े हुए हैं। अब ये आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, और इनके बच्चों की उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई और अब फिर से इनके बच्चे जो हैं वो संघर्ष करेंगे और संघर्ष इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। अब दोनों ही बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो मिस्टर ए के बच्चे हों या मिस्टर बी के बच्चे हों, जब एग्जामिनेशन देते हैं तो किसको ज़्यादा फ़ायदा है, किसके पास एक एज है? तो मिस्टर ए के पास ज़्यादा एज है। क्या सरकार को इन दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए? यानी कि जब सरकार एससी को रिजर्वेशन दे रही है, आरक्षण दे रही है, तो क्या गवर्नमेंट को दोनों ही बच्चों को बराबर का आरक्षण देना चाहिए? ये सवाल आता है। जब ये सवाल 2004 में पूछा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत ही सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस था चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस। तो इस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी में कोई भी तरह का सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। आप एससी एसटी कम्युनिटी में सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी लाभ होगा वो सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन अब 2024 में आ गया है एक लैंडमार्क जजमेंट। इसमें 7 जजेस की ये बेंच थी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये जजमेंट आया है और पूछा गया यही सवाल कि अगर पहले से एक जनरेशन को फ़ायदा हो चुका है तो क्या नेक्स्ट जनरेशन को भी फ़ायदा मिलना चाहिए या फिर वो फ़ायदा ऐसे घर में जाना चाहिए जहां पर अभी तक कोई भी लाभ इस पॉलिसी के कारण नहीं आया है। इस सवाल का जब जवाब आया तो 6:1 जजमेंट आया। 6:1 यानी कि 6 लोग थे कि हाँ सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और अब एससी कम्युनिटी में उन पर टारगेट करना चाहिए जिनको पहले कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला और जो बहुत पीछे रह गए हैं, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई। तो ये जो जजेस हैं ये है DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, BR गवाई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा। इन लोगों ने कहा कि नहीं, फ़ायदा अब उनको मिलना चाहिए, फ़ायदा उनको मिलना चाहिए जिन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। ये 6 जज थे जिन्होंने कहा कि फ़ायदा उनको मिलना चाहिए जिन्हें अभी तक कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन बेला M त्रिवेदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए। अब जब ये 6:1 आया तो ऑब्वियसली जो 6 जजेस की बेंच है, मतलब 7 जजेस की बेंच है, 6 लोग एक पक्ष में है, तो वही बात कही गई। कहा गया कि पहले एक डेटा निकालना पड़ेगा स्टेट वाइज, क्योंकि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। और इसमें कहा गया कि ठीक है, आप क्या करें, आप अपना जब डेटा निकालें तो आप एससी कम्युनिटी का प्रॉपर एक डेटा निकालिए, एससी का और एसटी का एक डेटा निकालिए। अब मान लीजिए कि कुछ लोग जो है वो फायदे में हैं, कुछ लोग को प्रॉफिट पहले हो चुका है,
अगर इनका सोशल स्टेटस अच्छा है यानी कि सोशल लाइफ अच्छी है, साथ ही साथ ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, सिर्फ जात के आधार पे नहीं, इकोनॉमिकली इनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, सब अच्छे तरीके से इनको फ़ायदा मिल चुका है, बेनिफिट से उठा चुके हैं, तो आप इनको ऊपर वाला लेयर जैसे कि ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर होता है इनमें समझिए, और बाकी जो वंचित रह चुके हैं इनको आप नीचे वाले लेयर में रखिए। अब आप क्या करेंगे कि जैसे अगर आपको आरक्षण देना है मान लीजिए 10%, तो आप ऊपर वाले कास्ट को उसमें से 2% का आरक्षण दीजिए और नीचे वाले कास्ट को कम से कम 8% का आरक्षण दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ। इसका मतलब है किसी को भी वंचित नहीं रखना है। ये नहीं कि आप एससी हैं और क्योंकि आप एसटी हैं आपको ऑलरेडी फायदा मिल चुका है तो अब आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया कि फायदा सबको ही मिलना चाहिए, लेकिन किसको कितना फायदा मिलना चाहिए ये अब राज्य सरकार तय करेगी। अब आप सोचिएगा कि राज्य सरकार तो ऐसा सोच सकती है कि हमें राजनीतिक रूप से जिससे फायदा है उनको ज्यादा फायदा दे दिया जाए, ऐसा होता है, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। अगर ये लिस्ट निकला और किसी को भी इसमें कोई कष्ट हुआ तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा और ये सिर्फ डेटा के आधार पर होगा, किसी के अपने मन के आधार पर नहीं होगा, ये सिर्फ डेटा के आधार पे होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एससी को यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 341 में लिखा है कि प्रेसिडेंट एससी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करेगी, एसटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको फायदा पहुंचाएंगे, यानी फायदा सबको मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, लेकिन किसको कितना फायदा मिलना चाहिए ये राज्य सरकार तय करेगी। ये किसी भी तरह से किसी भी इक्वालिटी के आर्टिकल यानी कि 14, 15 और 16 के अगेंस्ट भी नहीं है। तो ये चीज आपने समझा कि इसमें बस क्या हो रहा है कि बाइफर्केशन हो रहा है। जैसे बिहार में आप देखिएगा अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ था तो उसमें कहा गया कि एससी 19.65% है और एसटी 1.68% है। और अब इससे फायदा ये होगा कि जिनके पास पहले से स्टेटस ऑफ लिविंग अच्छा है, बहुत फैसिलिटी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उनको फायदा ज्यादा ना पहुंचे और उनको फायदा ज्यादा पहुंचे जो वंचित रह गए हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि ये डेटा पर आधारित होगा, जो पॉलिटिकल फैक्टर है यानी कि कुछ जात को ज्यादा फायदा उठाने देने के लिए कुछ पार्टी काम करती है, ये भी कम होगा। तो आपने ये टॉपिक समझा। अब 69th और 79th बीपीएससी में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम नया जो डेटा आएगा, जो नया कैटेगराइजेशन आएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उससे पता चलेगा। बाकी 65% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी इसको नहीं कहेंगे कि इसको रोक दिया जाए, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस पर स्टे नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रॉपर हियरिंग होगी और सितंबर में होगी। 69th बीपीएससी का भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, बन चुका है लेकिन वो जल्दी आ जाएगा। और 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, ये भी वेट किया जा रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। आपको यहाँ पर रेडी होना होगा। अगर आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बैच भी लेकर आ चुके हैं। इस बैच का नाम है कीर्ति बैच। करंट अफेयर्स की जितनी भी टॉपिक्स हैं आपको हॉलिस्टिक अप्रोच से पढ़नी होगी। जैसे कि अभी का टॉपिक आपने पढ़ा कि हमने पुराना जो हिस्टोरिकल जजमेंट है वो भी समझा, पॉलिटिकल इसमें बैकग्राउंड भी समझा, सोशल एस्पेक्ट क्या होंगे उसको भी हमने समझने की कोशिश की। इसका मतलब है कि हॉलिस्टिक अप्रोच से आपको सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ने होंगे। ये काम आप कीर्ति बैच में कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये मूल मंत्र बैच है। 70th बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं उत्कर्ष के ऐप पर जाके। ये बैच सिर्फ 700 रुपए में आपके पास अवेलेबल रहेगा और 1.5 साल के टारगेट रखा गया है। करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।